आज हम बात करते हैं पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020। ये बिल संसद में राज्यसभा में 23 मार्च 2020 को कृषि मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया। ये बिल में क्या है, ये बिल आने का कारण क्या है, हम कई स्तर पर इस बिल की चर्चा करते हैं, कई पार्ट पे। पहला है कि ये इस बिल का आने का कारण क्या है, रीजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, इससे पहले क्या कोई ये बिल इससे संबंधित पेस्टिसाइड संबंधित बिल कभी संसद में कहीं पेश किया गया, कभी किया गया था, या इससे पहले कोई पेस्टिसाइड संबंधित हमारे देश में कोई एक्ट था या है। तीसरा, ये बिल कहता क्या है, ये बिल उस बिल से या पिछले एक्ट से अलग क्यों है, अलग इसको बनाया जा रहा है, उससे क्या दोनों में डिफरेंसेस क्या है। चौथी बात करेंगे, ये बिल से कौन कौन प्रभावित होगा और क्या प्रभाव ये पड़ेगा लोगों पर, क्योंकि सकारात्मक पड़ेगा, किस नकारात्मक पड़ेगा, किसका हित होगा, किसका इस बिल से हित होगा। पांचवी बात करते हैं कि पेस्टिसाइड कंपनियां जो इस बनाती हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, उनका क्या विरोध है और क्यों विरोध कर रही हैं, उनका विरोध कहाँ तक जायज है, वो क्यों सशंकित है कि ये बिल हमारे खिलाफ है, इससे हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। और पांच अंक में हम बात करें निष्कर्ष, इस बिल को हमने क्या पाया, इसमें क्या सचमुच ऐसा है जैसा पेस्टिसाइड कंपनियां कर रही हैं, या जैसा इसमें लिखा है सचमुच ऐसा बिल अच्छा है या बुरा है। उससे पहले हम चलते हैं कि पेस्टिसाइड होता क्या। अगर हम साइंस की भाषा में समझें तो पेस्टिसाइड दो शब्दों से बना है, एक पेस्ट प्लस साइड। पेस्ट माने ऐसे अनवांटेड स्पीसीज, ऐसे अनवांटेड प्लांट जो ह्यूमन बीइंग को, जो प्लांट प्रोडक्ट को, जो लिविंग क्रिएचर्स को, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको मारने के लिए जो सब्सटेंस, जो तत्व, जो केमिकल बनाए जा रहे हैं। साइड्स माने होता है नाशक, मारने वाला नाशक। ऐसा तत्व, ऐसा केमिकल जो इस पेस्ट को मारता हो, अनवांटेड। सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है अनवांटेड, जो इस शब्द में ही सब कुछ आप समझिए, जो अनवांटेड है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है, उसको मान के जिस हम तत्व केमिकल है जिस का निर्माण करेंगे उसको हम बोलेंगे पेस्टिसाइड। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट माने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, और साइड माने मारना, जो इंसेक्ट को, ऐसे कीड़े मकोड़ों को मारता होगा, कीड़े मकोड़ों को मारने वाले को हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। अब आते हैं हम, ये तो रही इसकी डिफिनेशन। अगर हम देखें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वेडिसाइड, फंगिसाइड, जिसमें साइड से लग गया वो उसको, उस तत्व को, जैसा केमिकल जो उसको मारने के लिए बनाया, उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में इसकी हिस्ट्री बोलते हैं, भारत में या इसका यूनिवर्सल, इसका इतिहास क्या है। अगर हम यूनिवर्सल बात करते हैं, हिस्ट्री क्या है इसकी, तो हम पाएंगे, ऐसे कहते हैं साइंस लोग, वैज्ञानिक लोग, कि 4000 साल पहले भी हमारे संसार में, दुनिया में इसका यूज किया जाता था। वो बहुत ठोस रूप में, बहुत ही प्राकृतिक रूप में होते थे। मेसोपोटामिया में सल्फर को कहा गया कि सल्फर का यूज उस समय के लोग, सभ्यता के लोग करते थे मारने के लिए, जो कि बहुत ही धूल था एक तरीके का, उसको यूज करते थे। लेकिन भारत में हम मेसोपोटामिया में मिस्र से देखते हैं, मम्मी मिलती हैं, उनमें केमिकल लगे होते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से केमिकल होते थे और उसको यूज कर, पहले भी होता था, पहले भी इनका प्रयोग होता था, लेकिन बहुत सीमित अवस्था में और बहुत प्राकृतिक रूप में थे। धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की किया, आविष्कार शुरू हुए, इसके साइंस ने सूक्ष्म रूप निकाला, जिसको हम अलग तरीके से करेंगे। फिर आते हैं भारत में। अगर भारत में देखा जाए तो 1952-53 में पहली बार ये भारत में DDT 1949 में तो यूरोप में भी था, लेकिन 50 या 51 के बाद भारत में भी इसको लाया गया। और किसी पर्पज से लाया गया, बीमारियों को दूर करने के लिए। मलेरिया, पीला बुखार होता था पहले, तमाम तरीके की बीमारियां होती थी, उनको टाइफाइड की तरह टाइफाइड होते थे, उनको खत्म करके DDT का छिड़काव किया गया। और मिदनापुर वेस्ट बंगाल में इसका एक प्लांट भी लगाया गया।
इसका प्रयोग भारत में नहीं बनते थे, लेकिन भारत में आते थे। डीडीटी का विनिर्माण मिदनापुर में शुरू किया गया। एक छोटा सा एक इतिहास है पेस्टिसाइड का भारत में भी। आगे चल के ये ऐसी चलता रहा और 1958 में अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड एक्ट में पहले पेज पे ही लिखा गया है कि 58 में मिदनापुर में डीडीटी से काफ़ी लोग मरे, प्रभावित हुए। केरल में काफ़ी लोग पैराथियन और एक और केमिकल था, उससे उनकी काफ़ी मृत्यु हुई लोगों की वहाँ पर। फिर एक इन सब चीज़ों सामने आ जाने के बाद में तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। प्रोफेसर थे MS ठक्कर, उनके निगरानी में एक कमेटी बनाई गई जो ये देखे, और कोई पहले माध्यम से संबंधित कोई कानून कोई नियम नहीं थे, तो उनको बनाएगा कि आप एक हमें कमेटी सुझाव प्रस्तुत कीजिए और इस पर हम कानून बनाएंगे। इससे काफ़ी लोग मर रहे हैं इसके यूज से, इसके प्रभाव पे आने वाले में। और 1966 में 1966 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन वो ऐसा समय था, अगर हम थोड़ा सा भारतीय राजनीति इतिहास देखें तो 1966 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और भारत भुखमरी अपने चरम पर था। हम PLA गेहूं मंगाए 480 मंगाए थे, उसमें भी अमेरिका से आया था और हर दाने पे दाना का कम, बेइज्जती ज़्यादा थी। उसके बाद में भी 1966 में एक स्वामी MS नाथन जी के अगुवाई में एक योजना चलाई गई कि हम कहें भूख में इतना तो अनाज पैदा करें कि हमारे देश के लोग अपना पेट भर कर भूख से न मरें। ये पहला प्रयास था, अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा कृषि के संबंधित में किया जाना कार्य, और जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारी उद्योगों पर जोर देते थे। उनकी पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी, तीसरी भारी उद्योगों के बड़े कल कारखाने, बांध, रेलवे उन पर था। लेकिन पहली बार इसको खत्म करके एक साल की योजना बनाई गई 1966, 67, 68 और 69। 4 सालों में एक साल की योजना बनाई गई। और उसका मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार उसका था, नंबर 1 था कि पानी फसल के लिए, नंबर 2 था नई तकनीक, नंबर 3 था रासायनिक खाद, नंबर 4 था केमिकल। पानी था हमारे पास, नई तकनीक थी, नई खाद, और सबसे मुख्य नए बीज, क्योंकि जो हम खेती कर रहे थे वो जो प्राकृतिक प्रकृति से सदियों हजारों साल पुराने बीज थे, उसी को हम प्रयोग करते थे। उनका रखरखाव, उनकी एक तरीके से नए में उत्पत्ति की ताकत ही खत्म हो गई थी। वो थे ही नहीं। किसी गेहूं में अगर बो दीजिए तो 2 कुंटल 1.5 कुंटल होता था। तो एक नए बीज को जो लाए थे, उसको मैक्सिको से लाए थे, उसको हाइब्रिड बोलते हैं, पंजाब में बोया गया। पूसा ने दिल्ली के पास जनौती गांव था, वहां पर उन्होंने पहली बार हाइब्रिड गेहूं को बोया गया। तो उनका मेन था नए बीज से किया गया। और 96, 97, 98, 1968 में जाकर हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए थे कि भारत में इतना खाद्यान्न हो गया था कि हम 90% लोगों को भूख का इंतजाम कर सकते थे। 69 आते आते हम पूरी तरीके से सक्षम हो गए थे, और इसका पूरे भारत में प्रभाव भी नहीं पड़ा। अगर देखा नॉर्थ पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी UP में और कुछ MP के क्षेत्रों में ही हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। लोग परंपरागत तरीके से बंधे होते थे, कुछ धर्मिया, कुछ रीति रिवाजी की रीतियाँ भी थी जो इनको रोकती थी। लोग रासायनिक खाद नहीं यूज करते थे, खासकर UP, बिहार और जो हिंदुत्व वाले बहुल क्षेत्र थे, कहते थे इसमें हड्डी मिली हुई है, हम रासायनिक खाद नहीं। धीरे धीरे इसमें उनको खुद को लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं, ये हमारे हित के लिए है। खैर, हम 1970 में हम इस तरीके से इसको जो विशेष अभियान था हरित क्रांति का, वो बंद किया गया और फिर एक सामान्य तरीके से शुरू किया गया, क्योंकि हमारा एक मानसिकता भी है, अगर पेट में भर भोजन मिल गया तो पहले हमें बिस्तर चाहिए, हम आगे की योजना बंद करते थे। खाने को मिल गया, अब दुनिया से मतलब नहीं है।
और यही मानसिकता सरकार की भी रही, क्योंकि हमारे डीएनए में है ये चीज़। और हमने फिर कभी भी कोई विशेष अभियान कृषि के लिए चलाया नहीं। आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि 71 के बाद सर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भी थी, फिर वो राजनीतिक उथल पुथल था, इमरजेंसी लगी, दूसरी सरकारें आई, 80 में फिर सरकार आई, इंदिरा गांधी जी बनी प्रधानमंत्री। तो लगभग 81, 82, 83 3 साल ऐसे थे जो पूरे भारत में सूखा का माने लगे, कहीं पूरे प्रदेश में कहीं पूरे देश में सूखा पड़ा था। खैर वो स्थिति वो उस समय उन्होंने नहरों की बात की, इंदिरा नहर आती है राजस्थान में, युवा के पानी की व्यवस्था किया जाए। खैर इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। 80 पर उनकी डेथ भी हो गई, उसके बाद में हत्या हो गई उनकी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनका भी कृषि से कोई बहुत ज़्यादा विशेष अभियान नहीं चलाया, कुछ किया भी नहीं। सब ये था कि गरीबों की बात करते हैं। पहली बार बीपीएल कार्ड अगर देखा जाए तो उन्हीं की देन है, राजीव गांधी जी की। खैर उनकी भी एक राजनीतिक उलझन में उनकी भी मृत्यु हुई, हत्या की गई। फिर नरसिम्हा प्रधानमंत्री जी बने। उन्होंने हमारे देश में अगर देखा जाए तो पहले जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूंजीवाद एक समाजवाद। लेकिन भारत में क्या था, क्योंकि हम रशिया से जुड़े हुए थे, वो हमारा मित्र था, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी, तो हम पूंजीवाद को एक अभिशाप के रूप में लिखते हैं। अगर पहले आप जाएंगे 90 से पहले जितने भी अर्थशास्त्र किताबें लिखी जाती थी, पहले कहता था कि पूंजी अभिशाप, पूंजीवाद अभिशाप है। क्योंकि पूंजीवाद एक स्वतंत्र व्यापार करने का तरीका है कि आपने व्यापार अपना शुरू किया, अपने पैसे से किया, आपका नुकसान हुआ तो आप जाने, फायदा हुआ तो और अच्छी बात है, वो आप और अच्छा व्यापार करेंगे। खैर इसको हमारे देश के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने उसको दूसरे में, क्योंकि अमेरिका से पश्चिमी यूरोप से इनको विरोध था, इसलिए हमेशा पूंजीवाद को एक अभिशाप के रूप में लेते थे कि ये शोषण करते हैं। और भारत में समाजवाद भी नहीं आया। अगर भारत में समाजवाद आ गया होता तो कोई इतना दुख कष्ट नहीं होता, समस्या में। हमारे भारत में समाजवाद नहीं, हमारे भारत में समाजवाद की जगह यूनियनवाद आया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इसको इन्होंने पूरा लगभग 40 साल तांडव किया कम्युनिस्टों ने यूनियन के। ये कोई व्यापार, कोई उद्योग कुछ लगाया नहीं, कहीं इंडस्ट्री की बात नहीं करते थे, कहीं किसी बिजनेस की बात नहीं करते। जहाँ कोई व्यापारी वर्ग कोई इंडस्ट्री लगाता था, कोई बिजनेस करता था, वहाँ एक यूनियन बनाते थे और वो 4 घंटे काम बाकी आराम, और दाम 8 घंटे का मांगते थे, हड़ताल करते थे। और इन्होंने अगर देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर इन्होंने ही तोड़ी, हमारे यूनियनवादों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हड़ताल करते थे, लोग काम नहीं करने थे। कितने, कानपुर को तो ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट हावी हुए, वो सब सूरत भाग गए। ऐसे बहुत सारे इतिहास हैं। खैर नरसिम्हा राव जी भी आए और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वो अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र पे, उद्योगों को पर ज़्यादा ध्यान दिया, कृषि पर वो भी कुछ नहीं किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वो भी कृषि के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हमारे दुर्भाग्य भी रहा कि वही 4 साल निकाल दिए 1966 से लेकर 69 तक, तो कोई भी प्रधानमंत्री कोई ने कृषि के बारे में कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया नहीं। और ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे को ऐसा कोई कृषि मंत्री आया नहीं जो कृषि के बारे में कोई अभियान चलाता हो। खैर 2004-5 में फिर मनमोहन सिंह सरकार आ गई। अब पूंजीवादी व्यवस्था हमारी पूरी शुरू हो चुका था, चल रहा था। लेकिन किसानों से, गांव में किसान थे, क्योंकि हमारे कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो उनसे वोट लेने का तरीका निकाला गया। वो तरीका क्या था कि पहले किसान को क्रेडिट कार्ड बना दो, क्रेडिट कार्ड बना दिएगा, उनको लोन दे दिया गया। उनके घर में पहले खाने को नहीं था, खेती से कुछ निकलता नहीं था, तो उन्होंने लोन दिया, लोन नहीं दे पाते थे। कहे अब क्या करें, कहे आप वोट लेना है, उनको जरूरत थी, हमें भी जरूरत है, हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देते हैं। तो वो कर्जा माफ कर दिया गया। कहीं इससे अगली बार आया, कहा नरेगा ले आओ, मनरेगा भी आ गया। कि जो कृषि से गांव में रहते हैं, जो कृषि का खेती बाड़ी भी है, जिनके पास खेती बाड़ी है, गरीब हैं, वो भी चले अपना कुछ 100 दिन का रोजगार दिया जाए, कुछ उससे जाए। लेकिन उससे भी कोई, जब जनता को लगा कि नहीं, इससे हमारा हित नहीं हो रहा, भला नहीं हो रहा, तो मोदी जी आए, उन्होंने समझा कि नहीं, ये दोनों चीज़ें फेल हैं, अब हम नई चीज़ ला के देंगे, आपको नए तरीके शुरू करेंगे। खैर जनता ने उनको चुना। वो उन्होंने भी कृषि मंत्री राधा रमन मोहन सिंह जी थे, उनको बनाया। उनको भी कृषि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। खैर मैंने बताया कि पहले
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शरद पवार कृषि मंत्री थे, वो पूरे 10 साल क्रिकेट ही खेलते रहे किस खेतों में, थप्पड़ थप्पड़ तक खा लिया, किसानों के बारे में शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं किया। दूसरा रिजीम शुरू हुआ मोदी जी का, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान कृषि मंत्री वो आए, तो उनके पास भी कोई खास योजना नहीं है। जो भी कुछ कृषि के बारे में किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं, उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है, न कोई योजना है। तो उन पर प्रेशर बना, दबाव बना कि क्या करें, कुछ तो करो। तो उन्होंने क्या 2000 क्या, चलो ठीक है, अधिक के बाद तो नौकरशाह चलाता है, तो उन्होंने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो 2008 में मनमोहन सरकार के कार्यकाल में लाया गया था और संसद में उसको एक्सटेंडिंग कमेटी में रख के खत्म कर दिया गया था, उसी को उठा के बिल उन्होंने दोबारा 2020 में पेश कर दिया। ये तो हमारे भारत की इस तरीके की राजनीतिक जो तरीका है वो है। लेकिन हम ऊपर बात छोड़ चुके थे पहले ही कि भारत में MS ठक्कर जी की रिपोर्ट 1966 में उन्होंने संसद में सौंप दी। लेकिन ये ऐसा समय, जैसे बताया मैं, ऐसा समय था कि हरित क्रांति शुरू हो गई थी और भारत को खेती करनी थी, तो इसी एक्ट को कोई रिपोर्ट में कुछ किया नहीं गया 2 साल तक। लेकिन 68 में, क्योंकि जब तमाम केमिकल यूज किए जाने लगे, हरित क्रांति अपने सफलता को बढ़ने लगी, तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशन की जरूरत थी। तो 1968 में इसको संसद में इंसेक्टिसाइड एक्ट को बिल को पेश किया गया और ये पास भी कर दिया गया, लेकिन लागू फिर भी नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि हरित क्रांति का समय था और उस टाइम इसको सरकार किसी को प्रतिबंधित नहीं करना चाहती थी। ये लागू हुआ 1 अगस्त 1971 में, जब हमारे देश में हरित क्रांति खत्म हो गई, लोगों को पेट भर भोजन मिलने की उम्मीद जग गई, तब हमारे देश में ये एक्ट लागू। अब सवाल ये एक्ट कहता क्या है, इस एक्ट में क्या था, आज भी एक्ट है, इस एक्ट में है क्या, इस एक्ट के मेन, हम चलते हैं मेन पिलर क्या है जो एक बनाया गया है इंसेक्टिसाइड 1968 को। इसके मेन पिलर क्या, मेन पिलर क्या, नंबर 1 कि एक बोर्ड होगा, इसमें एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसको बोलेंगे CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। यही बोर्ड जो है वो पूरे इंसेक्टिसाइड के रूल रेगुलेशंस को देखेगी और सरकार के एडवाइजर होगी, सरकार से डायरेक्शन भी लेगी और वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सभी लोगों पर। तो नंबर 1 क्या कहा कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड होगा और ये सुप्रीम होगा इस एक्ट में। दूसरा क्या होगा, ये इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है एक रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाएगी। बोर्ड होगा तो चेयरमैन, बोर्ड में कंपनी डायरेक्टर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप होते हैं। अगर बोर्ड है या कमेटी है तो वहाँ चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, उसमें कुछ सदस्य होंगे, 8, 10, 15, 20 लोग जो भी होंगे, जो भी है एक्ट में है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। और वो इस पूरे, यही लोग पूरे इस एक्ट को गवर्न करेंगे। ये बोर्ड जो है एक रजिस्ट्रेशन कमेटी का गठन करेगा। ये कमेटी क्या करेगी, उन प्रोडक्टों का, उन केमिकल का रजिस्टर करेगी जो इंसेक्टिसाइड से संबंधित थे, उनका ये रजिस्ट्रेशन करेगी, देखेगी क्या ये रजिस्ट्रेशन करने लायक है या नहीं है, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो देखते। नंबर 3 फिर क्या कहा जी, नहीं इससे रजिस्ट्रेशन होने से काम नहीं चलेगा, हमें जो है एक लाइसेंस अथॉरिटी भी चाहिए। इसको लाइसेंस अथॉरिटी रहेगी, ये भी हर स्टेट में होगी और इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा कि अगर आपको बेचना है किसी डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में तो ये लाइसेंस मिलेगा आपको बेचने के लिए, सेल के लिए, स्टोरेज के लिए। तीसरा लाइसेंस अथॉरिटी होगी, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लाइसेंस उसी को मिलेगा जो बैंक पे रजिस्टर्ड होगा और लाइसेंस मिलने पे ही आप सेल कर सकते हैं। चौथे की बात करते हैं, फिर कहा कि इससे भी जो मेन पिलर बता रहा हूँ इंसेक्टिसाइड एक्ट के, चौथा है कि एक एनालिसिस लेबोरेटरी होगी जो ये चेक करेगी समय समय पर कि जो ये प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड के, क्या ये सही हैं, क्या जो कह रही कंपनियां कि इतने % के हमने बनाए हैं ये ठीक है, तो उसके ये लेबोरेटरियां बनाई गई हैं और वो समय समय पर चेक करेगी। 5वीं है एक इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर होगा। लेबोरेटरी में पहुंचेगा कैसे सैंपल, या तो कंपनी स्वयं देगी या बेचने वाला देगा या खरीदने वाला देगा। कहा नहीं, हम ही इसकी व्यवस्था करेंगे, हमारे पास ही टीम होगी जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर होगा हर जिले में, जिसको भी ऑथराइज करेगी सरकार
वो जाके समय समय पर वो 2-3 हमें चेक करता रहेगा, सैंपल उठाएगा और वो इस सैंपल लेबोरेटरी को भेजेगा टेस्ट को, और वो टेस्ट करेंगे। अगर सैंपल पास हो गया तब भी इंफॉर्मेशन देगा डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को, अगर फेल हो गया तो आपको नोटिस, तब भी वो नोटिस देगा कि आपका सैंपल फेल हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग अगर सैंपल फेल हो जाएगा तो आपको जो सजा की प्रावधान किया गया है वो सजा आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में प्रूव करेंगे आपके मैंने ये जो सैंपल फेल हुआ है ये सही है या गलत है, सजा होगा, न्यायालय का फैसला न्यायालय करेगा। ये इंसेक्टिसाइड का मेन था। तो अब हम बात करते हैं मेन, बोर्ड तो है, ये बोर्ड का काम है सिर्फ इसकी निगरानी करना, एक निगरानी कमेटी। लेकिन मेन रजिस्ट्रेशन किसका होगा? अगर इंसेक्टिसाइड में जाते हैं तो इसमें कहा गया है कि रजिस्टर्ड उसका होगा जो इंपोर्ट करेगा और मैन्युफैक्चरर, दो चीज की बात करता है। अगर हम बात करें तो और कौन से केमिकल रजिस्टर होंगे, उसमें एक शेड्यूल दिया गया, जो इस शेड्यूल में शामिल केमिकल्स हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हीं को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्हीं को आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं। तो रजिस्टर्ड कमेटी का ये काम था। फिर बात आती है नंबर 3 पर, लाइसेंस अथॉरिटी। होता है कि लाइसेंस उसी को ही मिलेगा जो इसमें रजिस्टर्ड होगा। तो इसका बेस क्या रजिस्टर होगा? जो शेड्यूल में होगा। जिस अगर जो कोई केमिकल नहीं दिया गया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो इलीगल, उसको आप बेच भी नहीं सकते हो, गैर कानूनी हो जाएगा, उसका लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो इस शेड्यूल में समय समय में सरकार जो है, जो ये बोर्ड है, समय टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होते हैं, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये इंसेक्टिसाइड बोर्ड काम करता है। तो समय समय पर वो कुछ केमिकल ऐड भी करते हैं, कुछ अगर हार्मफुल आए, कुछ ऐसा है कि नहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कर रहे हैं, उसको डिलीट करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का और लाइसेंस का। एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो गया तो उसमें दिया गया है कि आप उसकी अपील कर सकते हैं, आपको बात सुनने का अधिकार दिया गया कि आपका सैंपल, अगर आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, ये 1971 से आज तक चल रहा है। कंपनियां सैंपल भी फेल हो रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, केस चल रहे हैं, काफ़ी केस डिसाइड हुए, काफ़ी केस पेंडिंग है कोर्ट में। लेकिन सवाल है क्या ये प्रोसीजर अच्छा था, ये प्रोसीजर सही काम कर रहा था? अब सबसे पहले आते हैं, क्यों मुझे बताया कि एक एनालिसिस लेबोरेटरी होगी। ये इस इंसेक्टिसाइड के आने वाले जो भी रजिस्टर कोड हैं उनको टेस्ट करेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये। तो इसको 3 स्टेज पे बांटा गया है। एक STPL जो कि राज्य स्तर पर होगी, स्टेट में भी लेबोरेटरी बनाई गई है, कम ज़्यादा अलग चीज़ होना कि कोई किसकी लेबोरेटरी कितनी कैपेसिटी है। नंबर 2 है रीजनल, RTPL जिसे हम बोलते हैं। हमारे भारत में लगभग 2 ही हैं, एक चंडीगढ़ है और दूसरा कानपुर है। STPL में जाते हैं, मतलब आज की डेट में 70 लेबोरेटरी हमारे देश में काम कर रही है, लगभग ज़्यादा तो साउथ में ही है, नॉर्थ में कमी है। तीसरी लेबोरेटरी है जो CIL बोलते हैं, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, जो एक ही है, वो भी फरीदाबाद में, और इसके 2 यूनिट हैं। ये 3 स्टेज हैं, 3 जगह पर आपकी सुविधा है प्रोडक्ट को टेस्ट कर देगी। STPL कहीं भी इंस्पेक्टर को उठाएगा, अपने स्टेट में ही आसपास ही सैंपल टेस्ट करने के देगा। वो क्या करेगा, 3 सैंपल उठाएगा। आजकल तो साउथ में 4 भी उठा रहे हैं, लेकिन एक्ट में देखा है तो 3 तो मिनिमम है ये, कि एक टेस्ट के लिए भेजेगा, एक कोड को देगा, दूसरा टेस्ट, तीसरा उस डिस्ट्रीब्यूटर जहां से लिया है उसको देगा, कि विद कंडीशन सील करके अपने साइन सील करेगा, उसको लेबल लगाएगा, डेट लिखेगा, और उसको विद कंडीशन लगे तुमने पास रखना, जब हमें जरूरत होगी तब आपसे हम तीसरा सैंपल ले लेंगे। तीसरा 3 सैंपल, कहीं तो 4 उठाते हैं, उसमें दिया भी गया, अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट तो आप और भी सैंपल प्रोडक्ट ले सकते हैं टेस्ट कराने के लिए। अब देखते हैं क्या ये जो सैंपल टेस्ट हो रहा है ये सही है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर को तो नहीं होता, क्योंकि उसका काम सिर्फ बेचना,
लेकिन पार्टी बनती है क्योंकि आपने किसी गलत माल को बेचा है, इसलिए आप भी पार्टी हैं। और वो बच भी जाता है इस तरह कि हमने उसमें किया नहीं, उसने कहा कि ऐसा माल है और हमने ऐसा कह के बेचा है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर जाने मेरा कोई, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने को इतना दिक्कत नहीं आती है, वो निकल। लेकिन फंसता मैन्युफैक्चरर ही है जिसने बनाया है इसको, या जो कह रहा कि मैं बना के माल लाया हूँ बाहर से इम्पोर्ट डायरेक्ट उसी को रूप में बेच रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो कि किसी लाया और बेचा, बनाया नहीं, वो बना बनाया लाया और बना बनाया दूसरे को बेच रहा है, तो बेचने वाला उतना दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत इन्हीं दोनों को आती है। हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। क्या ये जो सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, क्या ये सैंपल सही टेस्ट होते हैं? सवाल ये है। क्या इनका जो लेबोरेटरी है वो लेबोरेटरियाँ सही हैं? इस पर कभी सवाल सरकार ने अपने पर कभी सवाल ही नहीं किया, सवाल आ रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या तरीका निकाला कि एक NABL एक नेशनल एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी है, 1988 में इसका गठन हुआ, गुड़गांव में इसका ऑफिस है, 200 लोग हैं इसमें लगभग काम करते हैं। इसका काम क्या है? लेबोरेटरी को सर्टिफिकेट देना, यहाँ ये लेबोरेटरी जो है ये जांच करने के लिए सक्षम है, कैपेसिटी को क्या जांच करती है। कल वो मैन्युफैक्चरर के इंटरनल भी एक लेबोरेटरी होती है, उसको भी सर्टिफिकेट देती है, और गवर्नमेंट की लेबोरेटरी को सर्टिफिकेट देती है। तो कंपनियां ये भी नहीं कह सकती कि NABL का काम गलत है क्योंकि आप भी तो उसी से सर्टिफिकेट दे। सर्टिफिकेट किसी भी देती है एफिशिएंसी पे, दक्षता, क्या इसकी किसी लेबोरेटरी की एफिशिएंसी इतनी दक्षता इतनी है कि ये जांच कर सकती है, जो वो सर्टिफिकेट देती है। नंबर 2 देती है कैपेबिलिटी, क्या इसकी कैपेबिलिटी है इतनी, कितनी जांच कर सकती है, 200 सैंपल 300 सैंपल कर दिया आपने, 500 सैंपल कर दिया, कितना कर दिया, कैपेबिलिटी क्या उसकी है। तीसरी आती है फैसिलिटी, 3 चीज सर्टिफिकेट देती है। अगर देखें आप NBL को तो 3 चीज सर्टिफिकेट देती है, एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी और फैसिलिटी। फैसिलिटी में कमरा है, AC लगा है, एक जांच करने वाला टेस्टर लेबोरेटरी है, और पूरी फैसिलिटी है कि नहीं, वो फैसिलिटी देता है, बिल्डिंग है कि नहीं है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये 3 चीज देखता है। इस सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये लेबोरेटरी जो बनी है, चाहे वो STPL है चाहे किसी प्राइवेट कंपनी है की है, वो लेबोरेटरी जो है टेस्ट करने के लिए कैपेबल है, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि ये कैपेबल है। तो क्या सवाल उठता है कि अगर इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया तो वो उनके द्वारा किया गया टेस्ट सही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जो पेस्टिसाइड कंपनियां आकर विरोध कर रही हैं, उनको बहुत बाद में समझ में आया कि हमारे साथ तो ये खेल खेला जा रहा है इस NBL के नाम पर। क्या सवाल है, क्या अगर दे दिया रिपोर्ट तो ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट का पास होना और फेल होना इन चीजों में नहीं करता, ये तो किसी लेबोरेटरी को डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी और फैसिलिटी और कैपेबिलिटी, ये किसी लेबोरेटरी की बेस है। अगर ये 3 चीज नहीं तो लेबोरेटरी ही नहीं है, तो ये तो उसको डिफाइन कर रहा है कि हाँ एक बिल्डिंग है, वहां पे एक आदमी जांच करने वाला है, मशीन रखी है, सही कंडीशन में है, AC लगा है और वो ठीक है, वो उसको डिफाइन करता है लेबोरेटरी को, ना कि वो ये कहता है कि अब ये जो दे देंगे, जो कह देंगे वही सही है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा कहना यह है कि ये इसी नहीं करता सर, क्या कर लेबोरेटरी क्या करती है, क्या जो जांच किया वो सही है, क्योंकि टेस्ट 2 चीज पर डिपेंड करता है। नंबर 1 प्रोसीजर पे, और नंबर 2 जो टेस्ट कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन पे। टेस्ट इन 2 पे डिपेंड करता है। क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, जिस एनालिस्ट ने लेबोरेटरी में टेस्ट किया उसने किस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, क्या वो प्रोसीजर सही थे टेस्ट करने के। दूसरा, क्या वो इतना क्वालिफाइड पर्सन है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तो डिग्री मिल जाए तो वही डिग्री बोलती है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप प्रैक्टिकली कितने हैं अब ये भगवान ही जाने। आपको मैं एक घटना बताता हूँ कि हमारे जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका पोस्टमार्टम होना था, तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम हर जिले में, शहर में तो आते हैं, जिले में तो आते भी नहीं है, और जो साफ सफाई करता है मुर्दों की वही टीटफाड़ करता है और वही दिखा देता है कि जी मिला, वो रिपोर्ट साइन कर देते हैं, कोई जाता भी नहीं। क्या वो इंस्पेक्टर जो है एनालिस्ट है जांच करने वाला, क्या वो जब जांच हो रही तो वहां पर था, क्या उसने हर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जो अडॉप्ट करने चाहिए थी?
इसकी इस बात का हम ऑब्जेक्शन ले ही नहीं पाते। पता नहीं कंपनियां लेती भी नहीं लेती, लेकिन ये बेसिक है, क्योंकि आपको सैंपल फेल होने पर आपको सजा हो रही है, फाइन हो रहा है, जुर्माना हो रहा है, आप कन्विक्टेड हो रहे हैं, आपको एक अपराधी घोषित किया जा रहा है। तो आपको अपने बचाव में तो आपको तो हर बात में विरोध करना चाहिए, पर पता नहीं कंपनी इस बात को विरोध करती नहीं करती है कि ये सैंपल जो टेस्ट हो रहे हैं, हम तो हमें इसी क्वेश्चन मार के पहले इनको ये है कि नहीं है। खैर ये टेस्ट होने के बाद पता भी नहीं चलेगा। उसका दो ही एक ही रास्ता है, या तो जो भी सैंपल टेस्ट किए जाए उसकी वीडियोग्राफी हो और वो सील हो, कोर्ट में पेश किया जाए, देखो मैंने ये सैंपल आया था, ऐसे ऐसे टेस्ट किया, मेरे पास एविडेंस है, मैंने तो भी जो प्रोसीजर थे, जो कंप्लायंस होती है, सारे को यूज किया, तभी तभी हो सकता है। अब लेकिन खैर चलो कंपनी की बात है। जो सबसे बड़ी बात है आज लगभग मेरा अपना मानना है कि जो चल रही है ये सैंपल फेल होते हैं, होता क्या है, ये क्या प्रोसीजर एक्ट में दिया गया कि कोई सैंपल, उसको समझ लेते हैं पहले हम, कि कोई सैंपल मान लीजिए फेल हुआ, एक कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने कहा 30% इसमें हमने सॉल्ट मिलाया हुआ है, वो प्रोडक्ट गया मार्केट में, लेबोरेटरी में गया, टेस्ट हुआ, उसने कहा जी नहीं 20% ही इसमें सॉल्ट आया, आपका सैंपल जो आपने कहा था 30% वो नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो नोटिस देता है मैन्युफैक्चरर, जहां से उठाया डिस्ट्रीब्यूटर को, या तो डिस्ट्रीब्यूटर को ही कहता है, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरर भी इंक्लूड है। वो नोटिस देगा कि आपका सैंपल विद रिपोर्ट कि आपका सैंपल फेल हो गया है। 28 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी सैंपल मेरा माल गलत था, तो फिर तो कोर्ट जाएगा, आपको सजा सुना देगा, आपको फाइन करना हो या माफी कर दे, अलग चीज है। अगर आप कहते नहीं जी आपके में सैंपल जो हमने टेस्ट ड्रॉ किया है, ये सैंपल में सेटिस्फाइड नहीं हूँ टेस्ट से, मेरा माल ठीक है, 30% ही है, और आप इसको जो मेरा दूसरा सैंपल है उसको आप CIL भेजकर टेस्ट कराइए, मैं उस टेस्ट पे रिलाई करूंगा जो दूसरा टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। आपने 28 दिन के अंदर जवाब दे दिया। सबसे आजकल कंपनियां क्या, कई कंपनियों में क्या सिस्टम बन गया है कि जैसे नोटिस का, अब आपने अपना एविडेंस रिड्यूस कर दिया, आपने अपना जवाब दिया, अपना लाइन ऑफ एक्शन ले लिया कि हम जी आपके पास सहमत नहीं है, मेरा सैंपल ठीक है, आप गलत कह रहे हो, आप मेरा दूसरा प्रोडक्ट का सैंपल कराइए। आपने एक बार लॉ कहता, आपने एविडेंस रिड्यूस कर दिया। काज ऑफ एक्शन कहाँ शुरू हुआ, जब इसमें एक होता है किसी मुकदमा चलने के लिए काज ऑफ एक्शन बोलते हैं, वाद का कारण। तो वाद का मुकदमा कारण कहाँ बन गया, जब आपका सैंपल पहला फेल हो गया, ये वाद का पहला काज ऑफ एक्शन है, वाद का कारण। दूसरा कब होगा, जब मैंने कहा, विरोध किया, हमने कहा नहीं आपके टेस्ट से मैं सहमत नहीं हूं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर ये सैंपल भी फेल हो जाता है तो सेकंड काज ऑफ एक्शन का, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी प्रशासन द्वारा, एक सिस्टम द्वारा, वो आपने उसमें भी आप फेल कर गए, इसलिए आप पे वाद का कारण बनता है, अब आपको कोर्ट चलना पड़ेगा। खैर इसमें लॉ को इंटरप्रिटेशन किया गया, कई लोग नहीं समझते या नहीं समझते क्या कहते हैं, कैसे करते हैं लोग, पर इसका कंप्लायंस पूरी तरीके से नहीं हो रहा। कंपनियों के लोग क्या करते हैं कि पहले रिप्लाई दे देंगे 28 दिन के अंदर, उसके बाद वो खुद ही कोर्ट चले जाएंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे रीटेस्टिंग की। ये गलत है। आपने एक बार जब अपना एविडेंस नोटिस का जवाब दे दिया, तो क्योंकि केस प्रॉपर्टी उसके पास है, इंस्पेक्टर के पास, जिसने माल उठाया, केस प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, आप अपना कोई नया प्रोडक्ट की जांच नहीं करा सकते हैं, उस पर आपका केस चलेगा नहीं। केस चलेगा इन्हीं तीनों, जो 3 केस प्रॉपर्टियां रखी गई हैं उसके पास है। लेकिन कहे जी हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट एप्लीकेशन लगाएंगे जी मेरे दूसरे सैंपल को टेस्ट करें, नहीं, आपकी जरूरत जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपना इस नोटिस में जवाब दे दिया, अगर इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर पहला टेस्ट प्रोडक्ट टेस्ट करता है तो दूसरा भी कराएगा, उसकी जिम्मेदारी एक्ट कहता है। और आप हो क्योंकि अभी आपका दूसरा काज एक्शन शुरू नहीं हुआ है, कोर्ट को एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोर्ट को आप टाइम बर्बाद कर, मान लिया आप कोर्ट की एप्लीकेशन लगा दिए, दूसरा सैंपल CIL से वो पास हो गया, तो आपने कोर्ट की एक्सरसाइज बढ़ाई। जैसे आप एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, वैसे ही वो उनको सम्मान करेगा, PPO जो होते हैं कंसर्न अधिकारी को, और वो क्या करेगा, जैसे सम्मान पाएगा वैसे लाइक केस फाइल कर देगा। अब आप एप्लीकेशन लगाए हैं तो आप उसका पूरी जिम्मेदारी लीजिए, कराइए। एक्ट ये नहीं कहता आपको, मैंने
जजमेंट पड़ा सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कहीं नहीं कहा किसी जजमेंट में कि कंपनियों द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना मस्ट है। अगर उसने अपने रिप्लाई में 28 दिन के अंदर प्रीवियस टाइम में उसने अपना डिफेंस ले लिया है कि ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कहाँ का शुरू होता है? जब दूसरा सैंपल फेल हो जाता है या पहले सैंपल फेल होने के बाद पीपीओ जो है वो केस फाइल कर देता है, आपको सम्मन होता है, आपको उस डेट पे जाते हैं, तब उसमें एक्ट कहता है कि 3 लोगों के पास पावर है। कोर्ट चाहे तो सो मोटो ले ले, टेस्ट कराए। दूसरा है कि एक्यूज चाहे वो रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट पे। तीसरा है कि कंप्लेनेंट खुद कहेगी इसकी जांच कराई जाए, ये इन्होंने रिप्लाई दिया था। तो ये नहीं कहता कि आप चले जाओ बिना केस फाइल किए और केस जबरदस्ती कीजिए। केस फाइल कीजिए, सम्मन आने दीजिए, हम चाहे बताएंगे। अब चाहे प्रोडक्ट एक्सपायर हो, उसकी जिम्मेदारी है। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक्यूज खुद ही जाए थाने में कहे जी मेरे खिलाफ जांच करो जी, वो कह रहे मैंने चोरी की है, तो या कोर्ट में जाए कहे जी मैं चलाओ मुकदमा क्योंकि मैं एप्लीकेशन लगा, उसने मुझे कहा चोरी। जिसने कहा है, वो जिसकी माल गया है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो मुकदमा फाइल करे। कभी रिस्पॉन्डेंट कोर्ट नहीं जाता है। लेकिन खैर कंपनियों में आजकल पंजाब जहाँ अच्छा चल रहा है सिस्टम, ये वहाँ इंस्पेक्टर क्या करते हैं, वो खुद ही फोन कर देते हैं कंपनियों को, भैया आप रिपोर्ट एप्लीकेशन लगा दो कोर्ट में आप कि सेकंड सैंपल टेस्ट करने के लिए। मैं क्यों लगा दूं, मैंने रिप्लाई दे दिया, आपकी जरूरत आप कराइए या मत कराइए, तो कोर्ट आएगा तो हम जवाब देंगे। खैर चलते ही छोड़ी थी इस बात को। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मैंने इस एक्ट में पाया, जो महत्वपूर्ण, जो कंपनियां आजकल इस पर नहीं कभी भी हाल तो मैंने जजमेंट कहीं देखा भी नहीं, कभी जजमेंटें पढ़ी हमने तो किसी ने इसको ज्यादा नहीं लिया। लेकिन जो मेन चीज है, 90% केस मेंटेनेबल ही नहीं है। जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 90% केस मेंटेनेबल ही नहीं, चलने योग्य है ही नहीं कोर्ट में। बड़ी अजीब बात है, लेकिन चल रहा है, हिंदुस्तान है, बहुत कुछ चलता है। मैं बताता हूँ कैसे मेंटेनेबल नहीं है। हमने जैसे बताया कि जब कोई एक कंपनी है, उसने कहा जी मेरे पास 30% का सॉल्ट है, हमने प्रोडक्ट बनाया है, टेस्ट हुआ, उसमें कहा जी नहीं आपका 20% है। मान लीजिए एसटीपीएल ने टेस्ट किया, उसने कहा जी आपका 20% रिपोर्ट आई है और आप 30% कह रहे आपका सैंपल फेल है। तो लॉ में, इसमें एक्ट में या लॉ में समझिए एक दिया गया है जिसे बोलते हैं वेरिएबल परमिसिबल लिमिट, या हिंदी में बोलते हैं जिसको भैया 19-20 का अंतर चलेगा। अगर कंपनी ने कहा मैंने 30% सॉल्ट मिलाया है, इसमें मिला हुआ है, तो अगर 28 आता है या 32 आता है रिपोर्ट में, तो ये मान लिया जाएगा कि 19-20 का अंतर है और ये हो सकता है और आपका सैंपल जो है ठीक है। तो वेरिएबल कितना हुआ इसका 28 और 32 हुआ 30 का जो कंपनी ने बनाया। सैंपल कितना ड्रा होके आया 20%। इस 19-20 से वेरिएबल लिमिट से हर प्रोडक्ट का 1%, 1.5%, 2% दे रखा है, उसी में रिपोर्ट में होता है। वो 20 आया, बहुत दूर है। हमने कहा जी नहीं, अब इसको सीआईएल ने कहा जी 25% आया जी आपका, होता भी है, कहीं कहीं तो 35-40 बना देते हैं, मैं 25 ही मानता हूं। तो अब अगर देखा जाए, अगर हम इस पर डिफाइन करें तो हुआ क्या, लॉ क्या कहता है कि एसटीपीएल ने कहा 20%, सीआईएल ने कहा 25%, मेरा प्रोडक्ट कहता है 30%। अब 3 चीज है इसमें, कंपनी 30%, एसटीपीएल 20% और सीआईएल 25%। वेरिएबल क्या था, 2% मान लेते हैं, 28 होता या 32 होता। 30 था या 28 के अंदर आता था या 32 तक जाता था, हम मानते हैं सैंपल आपका ठीक है। एचसीएफएल ने कहा जी 20% है, सीआईएल ने कहा नहीं जी आपका 25% आया। तो जो ये वर्ड है वेरिएबल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर कभी कोर्ट के कोई कंपनियां जाएं, क्योंकि तभी आगे पता चलता है कि मैं गलत सही हूं या कितना सही है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी लॉ इशू पर जाता है। वेरिएबल परमिसिबल लिमिट सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि 90% केस मेंटेनेबल ही नहीं है, केस चलने के फिर भी चल रहे हैं।
लोग सजा हो रही है, फाइन हो रही है। अगर वेरिएबल लिमिट अक्यूज के लिए है कि 30% से 28-32% 2% का वेरिएबल मिल रहा है, और एसटीपीएल ने जांच किया 20%, तो अब ये वेरिएबल परमिशन लिमिट जो है शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। अब जो भी टेस्ट किया जाएगा या तो 18 है या तो 22 है, तो हम मानेंगे टेस्टिंग मशीन ठीक है, टेस्ट करने वाले ठीक कर रहे हैं। अगर 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, तो वेरिएबल लिमिट को ये भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब या तो ये टेस्टिंग गलत है या तो ये गलत है। अगर वेरिएबल परमिशन लिमिट आपने भी क्रॉस किया, अगर अब वेरिएबल लिमिट कहां शिफ्ट हो गई, इस पर, क्योंकि हमने 30 का आपने माना ही नहीं, कहा आपने गलत है, 20 है। इसका मतलब बैच होता है, थोड़ा सा रह गया था बीच में। बैच होता क्या है, एक बैच समझते हैं कि एक बैच का सिस्टम, बैच क्या होता है, एक लॉट, मान लीजिए ड्रम में कोई दवा बनाई गई, घोली गई, उसमें जितने पैकेट बनाए गए या बनाए गए उसको लॉट बोलते हैं। लॉट, एक उस ड्राम में जितने भी प्रोडक्ट निकलेंगे उसको एक बैच माना कि इस ड्राम में इतने मिलाए थे, और उस बैच के 19-20 का अंतर होता है, बाकी सब में एक जैसे ही तत्व पाए जाएंगे, उसे बोलते हैं बैच। तो उसी बैच को दो एसटीपीएल अलग कर रही है, सीआईएल अलग कर रही है। तो वेरिएबल परमिशन लिमिट पहले 30, मैंने कहा मेरा 30 है, आपने कहा नहीं जी आपको हम 28-32 करते हैं, 20 आया, आप बियॉन्ड है, मैंने ऑफेंस कर दिया, सजा मुझे मिलेगी। आपने कहा जी 20, हमने 20 मान, चलो 20 मान लिया। हमने सीआईएल में कहा, उसने कहा जी 25 है या 35 कह दिया। यहां भी होता है, कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी 15 आ जाता है। तो या तो फिर ये गलत है या तो फिर ये गलत है। अगर 20 आया तो आप जितने उस बैच के जितने भी आइटम होंगे या तो वो 18 निकलेंगे या तो 22 निकलेंगे, 25 तो नहीं निकल सकते। 25 निकल रहे हैं, ये गलत है या ये गलत है। इस पर कभी कंपनियों ने इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं किया कि जो जांच, अगर वेरिएबल परमिशन लिमिट जो है लॉ एक्यूज के लिए नहीं कहता, वेरिएबल परमिशन लिमिट किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। जिस प्रोडक्ट में आपने किया है तो वो सब पे एप्लीकेबल है, चाहे वो मैंने टेस्ट, क्योंकि मैंने भी अगर 30% लिखा है तो मैंने एक मशीन से टेस्ट करके अपनी इंटरनल लेबोरेटरी से कहा कि मैं 30% का केमिकल बनाना है, उतना बनाया, हमने टेस्ट किया, 30% पाया गया, तो हमने भी मशीन से ही टेस्ट किया, हमने मिलाया तो अलग बात है। आपने भी मशीन से ही टेस्ट किया, सीआईएल ने भी मशीन से ही टेस्ट किया, तीनों मशीन से ही टेस्ट किए, तो तीनों का एक ही पे 3 डिफरेंस कैसे? चलो हमारा गलत है, आप दोनों के डिफरेंसेस क्यों हैं? खैर इस पर, और कभी कभी तो कमाल की बात देखें अगर है तो कहीं कहीं तो एक स्टेट की तो लेबोरेटरी उसी बैच को पास कर रही है, दूसरी फेल कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है, एक कहती नहीं जी 30% है, एक कहती नहीं जी एक सैंपल फेल है। तो कभी भी बोर्ड में, कभी पेस्टिसाइड कंपनियों ने, कभी सरकार ने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वही गलत है। जी एनबीएल से सर्टिफिकेट है, एनबीएल सर्टिफिकेट सिर्फ उसका लेबोरेटरी होने का सर्टिफिकेट देता है, वो टेस्टिंग आप क्या टेस्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसकी वो उसको सर्टिफिकेट नहीं देता, वो सर्टिफाइड नहीं करता इस चीज को। खैर हमारे देश सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं उसको हम सब बेहतर जानते हैं, वो जाके मशीन देखते भी हैं, वहाँ पर अधिकारी है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है। हमारे देश में भैंस के पीठ पे आदेश लिख दिए जाते हैं, पैसा मिल जाए तो वो लेबोरेटरी टेस्ट सर्टिफिकेट कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वही समझ सकते हैं। तो मेरा कहना है 90% केस आज की डेट में अगर देखा जाए तो मेंटेनेबल ही नहीं है, लेकिन ये तब होगा जब आप कंपनियां इसका ऑब्जेक्शन लें और सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, तब ये डिफाइन होगा कि वेरिएबल परमिशन लिमिट क्या चीज एक्यूज के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि तो प्रोडक्ट पे लागू होता है। और 2 लेबोरेटरी टेस्ट करिए, अगर मान लीजिए सीआईएल ने कहा कि नहीं मेरी मशीन ठीक है, स्टेट की गलत थी, रीजनल की गलत थी, तो पहला काज ऑफ एक्शन खत्म हो गया, वाद का कारण खत्म हो गया, तो दूसरा अपने आप ही मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा पहले से जुड़ा हुआ। पहला वाद क्या था कि एक स्टेट ने कहा जब सैंपल फेल हुआ मुकदमे का कारण बन गया, काज ऑफ एक्शन पहला ही है। दूसरा क्या है, जब सीआईएल दूसरे ने फेल कर दिया, दूसरा काज ऑफ एक्शन यहाँ होता है। अगर सीआईएल कहती जी मेरा, अब दोनों डिसाइड कर लो कि सही कौन है। खैर हमारे देश में जब लॉ बनता है तो बहुत कम लोग जानते हैं लॉ का बेसिक क्या होता है। वे तो बनाते थे जो इशू होता था, जो थ्रेट्स, उससे बनाते थे, लेकिन हमारी सरकारें बहुत समझदार हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर। वो कैसे बनाती हैं, पहले देखती हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं, वो पहले अपने को सुरक्षित करती है।
हम जो अधिकारी है, जो जज है या कोई जांच करता है, वो तो नहीं फंसेगा। वो पहले खुद को सुरक्षित करता है एक्ट में, फिर वो देखता है किसी एक्ट से कौन कौन प्रभावित होगा, क्या इसको हम बाकी कई चीज आती है, फिर इशू पे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले किस पे आते हैं कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, अपने बारे में पहले लिखता है। इस एक्ट में भी लिखा गया है कि जो भी पर्सन सीए इस बोर्ड के हैं वो कौन है, गुड फेथ में काम करने वाले लोग, इन पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता। चाहे जांच करें, चाहे करे न करे जांच, कुछ भी करें, क्योंकि उनका काम गुड फेथ है। जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं जो बेच रही हैं, अगर हम जानते हैं कि पेस्टिसाइड कंपनियों से आज हमारे देश में खाद्यान्न जो मिल रहा है खाने को, तो उसमें 40% उत्पादन में योगदान पेस्टिसाइड का ही है। अगर ये ना हो तो हमारे देश में उत्पादन 40% अगले साल गिर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम भी तो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। हम कौन सा दे रहे हैं कि भाई हमारा दवा खाओ, लगाओ के मर जाओ। हम तो किसी को गोली नहीं मार रहे, हम भी तो गुड फेथ में काम कर। लेकिन सरकार ने कहा ना, आप पैसा कमा रहे हो, आप गुड फेथ में काम नहीं करो। ये जो जांच अधिकारी हैं जो लगे हैं, जिनको सही गलत देखना है, ये गुड फेथ में काम कर रहे हैं। अब सही गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। उससे कोई आप पल्ला भी नहीं काट सकते कि ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी बात है हमारे देश में इस पे दिया गया है, आगे जैसे बात भी करेंगे, इसको अभी बात कर लेते हैं कि फेक जिसमें बाद में आता है और अनरजिस्टर्ड, दो चीजें हैं। एक कंपनी है कि कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराया इंसेक्टिसाइड है, रजिस्टर्ड कमेटी सामने, और वो पेस्टिसाइड आइटम बना रहा, बेच रहा, अनरजिस्टर्ड है। दूसरा है कि फेक है। फेक मतलब कि किसी अच्छी कंपनी की, बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसका माल उसी के नाम से बेच रहा है, तो उसका गुडविल भी खराब हो रहा है और उसको इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। अनरजिस्टर्ड है, उसके पास वो मशीन तरीके से बनाने की है कि नहीं है, जांच करने की है कि नहीं, हमने कितने प्रोडक्ट बनाया, जो लिख दिया। किसी ने कहा कि 30% ये प्रोडक्ट चल रहा है, उसने भी अनरजिस्टर्ड वाले ने 30% लिखकर, चाहे उसमें 15% हो, चाहे उसमें 40% हो, वो माल बेच दे रहा है हमारे देश में। और कमाल की बात देखिए, अगर आप पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पढ़ेंगे तो हमने बताया कि हमारा हिंदुस्तान महान है, तो उसमें आप पाएंगे कि अनरजिस्टर्ड और फेक के बारे में कहा गया कि 30% 40% जो है आइटम गुड्स प्रोडक्ट पेस्टिसाइड का मार्केट में अनरजिस्टर्ड फेक बिक रहा है। इसके लिए उसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया। लेकिन कमाल बात, संसद में बात की गई और लिखित में बात की गई। सबसे बड़ी बात समझिए आप, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नेता कितने अच्छे हैं। संसद में बात की गई और लिखित में है कि 30%, मैं तो 40-50 के बीच में मानता हूँ कि ये फेक अनरजिस्टर्ड माल बिक रहे हैं। और बहुत बड़ी कंपनियों को जो दुष्प्रभाव पड़ रहा खेती पर, नेचर पर या ह्यूमन बीइंग पर, इनका बहुत बड़ा योगदान है अनरजिस्टर्ड और फेक के बेचने वाला। और सरकार खुद कह रही है, एक भी सांसद ने ये नहीं सवाल किया, भैया जी अगर ये फेक अनरजिस्टर्ड माल बिक रहा है तो हम लोग कहाँ थे? हमारा ये जो सिस्टम है एडमिन वाला, ये पुलिस, ये इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर, ये बोर्ड, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग किस लिए बने हैं? अगर ये एडमिट कर रहे हो तो ये लोग कहाँ थे? इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? रात के अंधेरे में तो कोई माल बेच नहीं रहा है, दुकान पे रख के बेच रहा है, दिन दहाड़े बेच रहा है, दुकान खोल के बेच रहा है। तो भैया बता दो कि ये लोग कहाँ थे? एक संसद ने भी संसद में सवाल नहीं उठाया कि आप कह रहे हो तो पहले इनका इलाज तो कर लो। क्या गारंटी है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आने के बाद में ये चीज नहीं होगा, रजिस्टर्ड फेक माल नहीं बनेगा, नहीं बिकेगा? लेकिन नहीं, क्योंकि उस पर अपने सिस्टम, मैंने कहा ना, जो कानून बनता है उनको गुड फेथ की वो एक चादर उड़ा दी गई है, कवच है जो कभी नॉन ब्रेकेबल है, वो टूटता ही नहीं है। अब इंस्पेक्टर जाता है किसी शॉप पे, आज तक अगर किसी आप सीआईएल से मांग लीजिए, आप लोग कोई भी मांग लीजिए कंपनी से, कितने अनरजिस्टर्ड कंपनी के खिलाफ आपने एक्शन लिया या आपका रिपोर्ट है, या कितने आपने फेक माल को आपके नॉलेज में है, परसेंटेज तो दे दिया।
आपने कुछ किया? क्यों नहीं? इसलिए सैंपल कौन उठाएगा? इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। वो दुकान पे जाएगा, वो जानता है उसके जेब में पैसे आते हैं, उसे पता है मैंने अनरजिस्टर्ड माल को सैंपल के लिए भेज दिया या कह दिया गलत भी अनरजिस्टर्ड नहीं है, इसको एक्शन लूंगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखाऊंगा, उसकी दुकान सीज कराऊंगा, उसे जेल भेजूंगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा। अधिकारी उसके जो ऊपर वो खुद ही कहते तुम पागल हो, तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो, तुमसे रहा नहीं जा रहा आराम से, तुम्हें क्या जरूरत थी? अच्छा, जो अनरजिस्टर्ड फेक माल बेचेगा वो फुल माल लेकर खड़ा नहीं होगा या भैया मुझे गलत माल बेच रहा था, मुझे पकड़ लो, मुझे सजा कर दो। वो इस टाइप के लोग होते हैं कि ज्यादा आपने दिखाया एक्शन तो आपको निपटा देंगे। हर किसी को अपनी जान प्यारी है, तो एक इंस्पेक्टर 2 पैसा कमा अपने घर जाएगा, चलेगा, वो ईमानदारी की दुकान चलाएगा, तो वो कभी भी उसी माल को सैंपल टेस्ट के लिए भेजता है दुकान से उठा के जो रजिस्टर्ड होता है। अनरजिस्टर्ड को अगर भेज देगा तो खुद ही लड़ेगा, अनरजिस्टर्ड है तो सारा मुद्दा क्यों लड़ेगा, जाके कोर्ट में खड़ा होगा, फाइल लेके हमने पकड़ा है, तनख्वाह उसको वही मिल रही है। अगर चुपचाप दुकानदार पे 5,000 रुपये डाल दिए, तुझे क्या पाल कुत्ते ने काटा, चलो मैं अननेसेसरी उसको परेशान हूं, मैं भी परेशान हूँ। दूसरा फेक, अगर फेक माल को भी उसने कहा फेक माल बिक रहा है इस कंपनी का, कंपनी को इन्फॉर्मेशन किया, कंपनी के लोग भी आए, पुलिस को ले गए किए, तो क्योंकि सरकार इसमें कंप्लेंट होती है तो चलो पीपीओ साहब, एपीओ साहब सब मुकदमा लड़े उस दुकानदार से। और फिर भी छोटे भैया नेता बड़े अधिकारी, क्योंकि एक आदमी अपने दम पर ही, बेईमानी जो है एक नहीं होती, ईमानदारी अकेला, कोई व्यक्ति ईमानदारी अकेला करता है एक व्यक्ति, लेकिन अगर बेईमानी काम करना है उसमें पूरा रैकेट होता है, पूरा रैकेट होता है। तो आप एक आदमी को पकड़कर आप पकड़ दे, कोई बना रहा, कोई बेच रहा, कोई निगरानी रख रहा, कोई पैसा ले रहा, कोई आपको बचा रहा है, सिस्टम होता है उनका अलग चलता है, जो कहिए कि वो गैर लिखित होता है। तो इसलिए आज ये कहना कि ये जो आएगा या में दे दिया गया कि फेक अनरजिस्टर्ड माल बिकेगा तो उनको कार्रवाई करेंगे, झूठ है, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपने कोई, हम आगे बात करेंगे कि पेस्टिसाइड कंपनियों को क्या करना चाहिए था। पेस्टिसाइड कंपनियों को अगर इस बिल में आया था कि ये मांग तो करते कि आप एक हमें इसी बोर्ड में कमेटी बनाओ अधिकारी की, या स्टेट लेवल पे सुप्रीम हो, जो हमारा रजिस्टर्ड माल, क्योंकि उसको पता होता है बिक रहा नहीं बिक रहा, अगर उसका फेक माल तो जो बन रहा है उसके रोकने के लिए उसके पास डायरेक्ट जब स्टेट लेवल कोई कार्रवाई होगी, जिला अधिकारी या सीधे एसपी को पावर होगी और नीचे को होगी नहीं, तो शायद बहुत हद तक रुक जाए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल हो गए, बोर्ड को आप कंप्लेंट करोगे तो बोर्ड अपने स्तर पर लेगा, डायरेक्ट फरीदाबाद से या लखनऊ से जहाँ पे बैठता है स्टेट का एक हेड, वो कंप्लेनेंट होगा और वो केस देखेगा। तो 99% मेरा मानना है कि फेक आइटम तो बंद हो जाएगा। लेकिन आप इस इंस्पेक्टर को दे देंगे, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को, तो कभी भी फेक माल, अनरजिस्टर्ड माल बिकना हिंदुस्तान में बंद नहीं होगा। तो ये हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट था जो 1971 से और 2005 तक चलता रहा। अब आते हैं कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020, ये आने का कारण क्या है? अगर हम चर्चा करते हैं